Hello, good morning everybody. I am P. Ranjit, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत करते हुए कल के आपातकाल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर आपातकाल लगने के बाद 1975 से 1977 के बीच आखिर भारत में स्थिति क्या थी, क्या परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि आखिर आपातकाल लगाना गया था। इसकी चर्चा मैंने कल कर दिया था। आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि आपातकाल लगाने के पीछे कम से कम दो ऐसी वजह थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली, जेपी की जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया आंदोलन, उसके साथ साथ कहीं न कहीं इंदिरा गांधी के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था, इस फैसले ने भी कहीं न कहीं आपातकाल लगाने की पृष्ठभूमि तैयार की। आपातकाल लगाने के बाद 1975 के 25 जून के बाद जितने राजनीतिक कैदी थे, राजनीतिक नेता थे, उनको कैदी के रूप में बंद कर दिया गया। देश में एक ऐसा माहौल बन गया जहां पे सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। मैंने कल की वीडियो में चर्चा भी किया था कि कुछ हद तक, कुछ दिनों तक तो भारत के मध्य वर्ग, मिडिल क्लास और इसके साथ साथ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उद्योगपति ने इनकी सराहना भी की, आपातकाल की सराहना भी की। उन्हें लगा कि चलो कम से कम देश में वो जो धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, रेल रोको, बस रोको, ये जो कार्रवाई हो रही है, कम से कम उससे शांति तो मिली, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन तो बढ़ा। लेकिन यही एक ऐसी स्थिति है जहां पर आप आगे जाकर सोचेंगे तो कुछ दिनों के बाद यही स्थिति, यही आपातकाल आपको दिखेगी एक तानाशाह का रूप, एक डिक्टेटरशिप का रूप ले रहा है। जहां भारत की जो परंपरा थी, भारत की जो संस्कृति थी, जहां पे लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक संस्कृति, अब वो धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन होते हुए कहीं न कहीं वो तानाशाही की ओर झुक रही है। और इसमें जो दो मुद्दे ऐसे थे जो जिसका काफी दुष्प्रभाव भारत पे आने वाले दिनों में पड़ा, उस वक्त तो पड़ा ही पड़ा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी प्रेस की स्वतंत्रता। आप गौर करेंगे, आपातकाल लगते ही जितने न्यूज़पेपर थे, अखबार थे, समाचार पत्र थे, उनको सेंसरशिप कर दिया गया। आपको ऐसी न्यूज़ नहीं छाप सकते थे, ऐसे विश्लेषण नहीं कर सकते थे, संपादकीय नहीं लिख सकते थे जो सरकार की नीति के खिलाफ हो, जहाँ पे सरकार की आलोचना की गई हो, जहाँ पे सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया हो। तो कहीं न कहीं इस आपातकाल के दौरान जो सबसे विवादास्पद फैसला रहा, जो सबसे विवादास्पद चीज रही, वो रहा प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता कहीं न कहीं विचारों की स्वतंत्रता और आपकी खुद की आज़ादी से भी जुड़ी हुई है। जब प्रेस को सेंसरशिप कर दिया गया, इसका इंपॉर्टेंट आप देखिए कि आप अपने विचार, अपने आइडिया, सरकार के खिलाफ जो विचार होते हैं, आइडिया होते हैं, उसको शेयर नहीं कर सकते थे। और कहीं न कहीं ये एक ऐसी स्थिति बन गई जहां पे जो अखबार सरकार की नीति के खिलाफ बोलते थे, लिखते थे, वो तो लिखना ही बंद कर दिए, या अगर लिखते भी थे तो उनको सेंसरशिप के तहत उनके अखबार की बिक्री को बंद कर दिया गया, उनकी बिजली काट दी गई, उनको संपादकों को जेल में डाल दिया गया। और जो लिखते भी थे बहुत ही बचकर, किसी तरह सरकार के इस तरह से लिखते थे, शब्दों का इस तरह से चयन करते थे कि कम से कम सरकार की निगाह में हम न आए। तो कहीं न कहीं प्रेस की स्वतंत्रता ने विचार की आज़ादी, वैचारिक आज़ादी पे प्रहार किया। अब स्थिति ये बन गई कि अब सरकारी अधिकारी, एक ये राज जो लोकतांत्रिक राज था, कहीं न कहीं एक पुलिसिया राज में कन्वर्ट हो रहा था। छोटे लेवल पर भी अगर मान लिया पुलिस ने कहीं लाठीचार्ज किया हो, कहीं दुकान पे हमला, दुकान बंद करने का प्रयास कर रही हो, और अगर उसकी वजह से बाजार बंद हो गया हो या कोई घटना घट गई हो, तो कोई पेपर वाले, छोटे संपादक भी, छोटे छोटे पेपर वाले, स्थानीय पेपर वाले भी उस सरकार की, उस पुलिस की जो पुलिस के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, लिख सकते थे। तो एक ऐसी स्थिति बन गई जहां पे अंततः आम आदमी अपने विचार, अपने आइडिया, अपने सुझाव या फिर सरकार की नीति के खिलाफ प्रदर्शन, भाषणबाजी, लिखना, ये सब नहीं कर सकता था। तो कहीं न कहीं एक ऐसी स्थिति बन गई जहां पे लोगों की विचारधारा, वैचारिक स्थिति का हनन होता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता ने बहुत ही कुठाराघात किया। इसके साथ साथ दूसरा था पुरुष नसबंदी।
पुरुष नसबंदी। कहीं न कहीं ये पुरुष नसबंदी का कार्यक्रम भी, हालांकि ये कार्यक्रम संजय गांधी के द्वारा लाया गया था, ये कार्यक्रम का उद्देश्य कहीं की जनसंख्या वृद्धि को रोकना था, लेकिन जिस तरीके से, जिस मेथड से इसको लागू किया गया, कहीं की जनता में ये बात फैल गई कि इसका क्रियान्वयन बहुत बुरे तरीके से किया गया। तो प्रेस की आज़ादी और पुरुष नसबंदी दो ऐसे कार्यक्रम थे जिस कार्यक्रम ने कहीं न कहीं जो आपातकाल के जो दुष्प्रभाव थे उसको उजागर करने का काम किया। और फिर धीरे धीरे बाहर की मीडिया ने, आपने गौर किया होगा, बाहर की मीडिया ने भी इसको प्रचार करना शुरू कर दिया कि नहीं, देश भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। और फ्री जेपी को फ्री करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया लंदन टाइम्स के द्वारा। और इसी क्रम में धीरे धीरे फ्रांस और ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने, वहाँ के प्रधानमंत्रियों ने भी इसकी आलोचना की, ऐसा आपातकाल की आलोचना की। इसकी आलोचना हम पाकिस्तान, अमेरिका या चीन की आलोचना करके खारिज नहीं कर सकती थी, इंदिरा गांधी खारिज नहीं कर सकती थी। तो कहीं कि इंदिरा गांधी पर आखिर दबाव हुआ, एक मानसिक दबाव हुआ, और फिर धीरे धीरे करते हुए कहीं न कहीं इंदिरा गांधी इस आपातकाल को हटाने के लिए मजबूर हो गई। और 77 के शुरुआती दौर में आते जनवरी के आते इंदिरा गांधी मन बना चुकी थी कि अब 1-2 महीने में आपातकाल समाप्त कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने घोषणा भी की कि मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव कराए जाएंगे, और जो राजनीतिक नेता जो बंदी बनाए गए थे उनको धीरे धीरे उन्होंने मुक्त करना, फ्री करना छोड़ दिया, जेल से मुक्त करना प्रारंभ कर दिया, उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। और फिर धीरे धीरे वो नेता जेल से छूट गए। 1977 का आम चुनाव होता है। इस चुनाव में उत्तर भारत में करीबन कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाता है। बहुत से ऐसे राज्य, यूपी, बिहार, दिल्ली, जहाँ पर कांग्रेस की एक भी सीटें मिलती है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति दक्षिण भारत में कुछ बेहतर होती है, लेकिन पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस की स्थिति खराब हो चुकी होती है। और अंततः एक नई सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जिसमें विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो कहीं न कहीं आपातकाल ये जो 19 महीने का 19 महीने का जो वक्त था, इस 19 महीने के वक्त में देश को एक सीख मिली कि आखिर वैचारिक स्वतंत्रता, भाषाई स्वतंत्रता, विचारों की आज़ादी का भी अपना एक इम्पोर्टेंट है। अगर सिर्फ हम डेवलपमेंट, विकास की बात करें, इनकी निगाह में इनके बगैर, आज़ादी के बगैर अगर आप विकास करते हैं तो उस विकास का कोई मूल्य नहीं होता है। और देश की एक लोकतांत्रिक परंपरा को पुनः स्थापित किया गया, और फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बन गई जिस स्थिति में हम चाहते हैं इस आपातकाल को भूलने का प्रयास करते हैं। तो आपातकाल के कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मैं कल दो वीडियो में बताने का प्रयास किया था, और इसी क्रम में आज ही वीडियो बना के मैं बताने का प्रयास किया कि आपातकाल के वक्त एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहाँ पे लोगों की विचारों की आज़ादी, भाषा आज़ादी, उनकी विचारों की स्वतंत्रता को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया था, जो कि लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जिसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। और इस तरह आपातकाल समाप्त हो गया। तो आपातकाल के ये भी जानने चाहिए, आपातकाल के मुख्यतः 3 आर्टिकल, 3 अनुच्छेद हैं। सबसे पहला 352, दूसरा 356 और 360। ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जिसके तहत आपातकाल लगाया जाता है। 360 ये वित्तीय आपात को वित्तीय आपात की चर्चा इसमें की गई है, जहाँ पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का सूचित करता है, और 352 जहाँ पे पहले आंतरिक अशांति थी, अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360, जिसके तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। और इस आपातकाल की न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। इसे सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड भी कह सकता है। ये कैबिनेट की सलाह पे ही लगाया जा सकता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये आपातकाल कैबिनेट की सलाह पे लिया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, पूरे संविधान में किसी भी अनुच्छेद में कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग नहीं किया गया।
सिर्फ 352 आर्टिकल के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग करते हुए बताया गया है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट की सलाह पे ही या राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पे ही आपातकाल लगाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कैबिनेट शब्द का यूज किया गया है 352 के तहत। और राष्ट्रपति तभी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब कैबिनेट उन्हें लिखित सलाह देते हो। प्रधानमंत्री की सलाह नहीं बल्कि कैबिनेट की सलाह पर आपातकाल लगाया जा सकता है, और जिसे संसद से अनुमोदन की जरूरत भी पड़ती है। अगर संसद अनुमोदन नहीं करती है तो फिर आपातकाल हट जाएगा। इसे संसद का अनुमोदन बहुत ही आवश्यक है, कैबिनेट की सलाह भी आवश्यक है, और न्यायपालिका में से चुनौती भी दी जा सकती है। अब आपातकाल लगाए जाने के जो प्रावधान है ये काफ़ी कठोर कर दिए गए हैं। और जब 77 में सरकार बनी थी तो एक संविधान संशोधन था 44, दो इंदिरा गांधी का संशोधन क्या था 42 जिसको ठीक करने के लिए दूसरी तरफ से 44वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसकी भी चर्चा संविधान में कहीं न कहीं हम आपसे करेंगे। तो ये किससे बिंदु थे जो आपको एग्जाम के पर्पज से जाने चाहिए। और कहीं न कहीं आपातकाल हमारे जो लोकतांत्रिक विकास था 50-70 साल का जो विकास है, इसमें काले धब्बे की तरफ प्रयोग किया गया है। कहीं न कहीं इसकी आवश्यकता नहीं थी और इंदिरा गांधी की सरकार इस लोग आपातकाल से बच सकती थी। और बाकी चीज़ चर्चा हम आपको अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।